प्रजातंत्र प्रहरी के लिए एक बड़ा ही अच्छा अवसर होता है। वो मानसिक तौर से संतुष्ट होता है कि जो जानकारी प्रजातंत्र का चौथा प्रहरी सबको देता है वो ठीक हो, और जो जानकारी वो लेता है किसी विद्वान से लेता हो। और यही मेरी पत्रकारिता में बड़ा सौभाग्य रहा है, उसमें हमेशा ही रंग चौका किया है। इस समय इस सीधे प्रसारण में मेरे साथ सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश सुभाष गुप्ता, और जो समय समय पर सेवानिवृत्त होने के बाद बहुत से सामाजिक कार्य कर रहे हैं, कानून के बारे जब हमें पता नहीं होता वो जानकारी देती हैं, जब चाहे 24x7 वो समाज की सेवा में लगे रहते हैं। आज पुनः सुभाष गुप्ता माननीय जज ने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। माननीय न्यायाधीश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आज आपने फिर हमारे निमंत्रण को स्वीकारा है। और जज सुभाष गुप्ता साहब, आज हमारे देश में एक और इतिहास बन गया है। आज 1 जुलाई को फिरंगियों के लगे हुए जो कई कानून थे, हम अक्सर कहते हैं फिरंगी चले गए, अपने औलाद छोड़ गए, कानून छोड़ गए, उसमें से कुछ बहुत बड़ा बदलाव किया है, नए कानून बनाए हैं। और वैसे भी कहते हैं जज साहब, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर निश्चित तौर पर जज सुभाष गुप्ता जी, नए जो कानून बने हैं बहुत ही अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं, मैं दर्शकों के लिए इस तभी मीडिया के माध्यम से आपसे जानना चाहूंगा। सर, ये जो 3 कानून, जैसे इंडियन पिनल कोड जो 1860 का था, जो आपने कहा फिरंगियों का था, वाकई ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉर्ड मैकुले थे, जो फर्स्ट लॉ कमीशन जो हिंदुस्तान में हुआ था, इंडिया में हुआ था, उसके थे, उन्होंने किया था। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो 1872 का है। हाँ, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था पहले, उसमें चेंज लाया था, वो पहले वाला रिपील हुआ था, ये 1973 को है। तो अब भारतीय न्याय जो दंड संहिता थी, दंड लफ्ज था, वो न्याय में बदल चुका है। और जो था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात होती थी, अभी सुरक्षा की बात होती है और नागरिक सुरक्षा की बात होती है। और तीसरा है साक्ष्य अधिनियम। और ये सारे कानून 2023 में पार्लियामेंट में पास हुए, परसेंट मिल चुकी है, सब कुछ हो चुका है, अब आज लागू होने जा रहे हैं। तो जो आपने बात की कि, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि लॉ तो चेंज होते रहते हैं, लॉ तो जरूरत है चेंज करने की, और ये 150 साल के बाद होने जा रहे हैं, 150-200 साल के बाद। और ये जो लॉ चेंज होता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है, लॉ कमीशन काम करता है, हमारे पास लॉ डिपार्टमेंट होते हैं, हमारे पास जो एकेडमिक साइड से होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं, रिसर्च वर्क होता है, एक सोशल जो हमारे एक्टिविस्ट होते हैं, और जो खासकर मीडिया वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, ये बात रखते हैं तो कानून बदलता है। तो ये जो कानून बदला है, ये टाइम की जरूरत है। और इसमें काफी चीजें जो एक्सप्लेन की जा चुकी हैं, डिफाइन कर जा चुकी हैं, और कुछ ऑफेंस स्पेसिफिक बना दिए हैं। तो आप पूछो क्या है, मैं तीनों के बारे में एक एक करके जवाब दे दूंगा कि क्या चेंजेस है। जसवाज गुप्ता, ये अक्सर ये कहा जाता है कि राशन पर भाषण है, भाषण पर राशन नहीं। कानून बनते हैं और जब अमली जामा पहनाने की बात होती है तो बहुत पीछे रह जाते हैं। और यहां तक हो गया है कि कई फिल्मों में एक डायलॉग बड़ा मशहूर सन्नी देओल को, तो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये बड़ा फेमस हुआ। और ये बात सच भी है, मगर उसमें दोष हम कैसे दे दें, क्योंकि अक्सर कहा जाता है जब किसी पे हम उंगली उठाते हैं तो ये मत भूलें कि 3 उंगलियां हमारी तरफ अच्छी हमारी तरफ होती है। आप कई जगह माननीय जज रहे हैं, आप चाहते भी हैं कि ठीक है मैं इसको फैसला सही समय पर सही जगह कर दूं, मगर कई रुकावटें आती, एविडेंस नहीं होते, बहुत सी चीजें होती, क्योंकि न्याय देना कहता है कि एक बेकसूर को फांसी पे ना चढ़ा जाए, अगर बेनिफिट डाउट है रोक लिया जाए। मगर जैसा ये जो वाकई कानून बने बहुत अच्छे हैं, खास करके अगर हम बात करें जैसा जो नए 35 की जगह लगे हैं, एक तो खुशी की बात है, पहले जैसे हमारे कानून यहाँ अगर आरपीसी था, वो देश के एक विधान एक संविधान टूट के वो
रणबीर पिनल कोड से आईपीएस हो गया। अब कुछ और नए आ गए हैं, जैसे धारा 370 को बदल दिया गया है, अटेम्प्ट टू मर्डर को उसको कुछ अलग कर दिया जाएगा। आप इसके असीम अनुभवी हैं, जानना चाहूंगा इस अब कानून आज से 1 जुलाई से देश भर में लागू हो गया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। क्या वाकई इसका लाभ मिलेगा? जैसे बहुत सी चीजें कि 7 साल से अधिक सजा, अगर अधिक बंदा है उसकी सजा को अपराध का या फॉरेंसिक विशेषज्ञ की बात है, सबूत की बात है, क्या जैसा आप देखते हैं कि ये वाकई अब आगे से ज्यादा अब इंसाफ मिलेगा कि आखिर में परिणाम ढाक के 3 पात होगा इन नए कानून से? देखिए जो आपने कहा 2-3 बातें आपकी हैं और जो मैं हम देख रहे हैं जो चेंजेस हैं। देखिए क्या है, कुछ ऑफेंसेस स्पेसिफिक कर दिए गए हैं, स्पेसिफिक तौर पे चेंज कर दिए। जैसे मॉब लिंचिंग के बारे में आपने सुना हो कि एक मॉब है, वो इकट्ठे हो जाते हैं 10-20 लोग 50, किसी आदमी को मार देते हैं, किसी को इंजरी कर देते हैं, आगजनी कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो पहले भी जुर्म था, मर्डर था, जहां कोई इंजरी केस आता था, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक जो लोगों में सुरक्षा की बात, सेफ्टी की बात, सेफ गार्ड देने के लिए इसको स्पेसिफिक ऑफेंस बना दिया कि अगर कोई सोच समझ के एक प्लान बना के, कॉन्स्पिरेसी बना के कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को इसलिए या दूसरे ग्रुप के बंदे को इसलिए मार देते हैं, उसको हानि पहुंचाते हैं, वो क्योंकि उसका पहनावा अलग है, वो क्या खाता है, क्या पहनता है। डाइवर्स इंडिया है, ट्राइबल बैकग्राउंड से हम लोग हैं, तो हमारा खाना अलग अलग है, हमारा पहनावा अलग अलग है। टोपी किस लिए लगाई, कपड़ा कौन सा रंग का है, खाया क्या, ये क्या बोलता है, भाषा है, रंग कैसा है, इस पे ही मॉब लिंचिंग होती है। तो इसको स्पेसिफिक अपराध बना दिया गया है। और एक बात आपकी आ गई, टेररिस्ट एक्ट, एक नया जुर्म जोड़ दिया। जो देश दुश्मन बाहर से आते थे, अंदर के टेररिस्ट थे, तो होता क्या था, हमारे पास कानून था, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, और आप पिछले दिनों बात जहां पे कह रही थी एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसके तहत भी कार्रवाई करने के लिए। तो आज क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने टेररिस्ट एक्ट एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस बना दिया इसमें, और पावर दे दी एसपी को, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस को। जो इंपॉर्टेंस है, जो आपके दर्शकों के लिए समझना, आम आदमी के लिए भी जरूरी है, और खासकर पुलिस के लोगों को, वो टेररिस्ट एक्ट में भी पर्चा दर्ज कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, और यूएपीए में अनलॉफुल प्रिवेंशन ऑफ एक्टिविटी में भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है सुप्रीटेंडेंट, वो विवेक क्या है, उसका सोचता है। अगर ऑफेंस की जो ग्रेविटी है कम है, तो वो क्या करेंगे, वो इसमें कर लेंगे टेररिस्ट भारतीय न्याय संहिता में। क्यों करेंगे, क्योंकि यूएपीए में बड़ा स्पेशल एजेंसी है, एनआईए है, एसआई है, तो लोकल पुलिस भी करती है, उसमें आगे आप आ जाओगे, उसमें जमानत ही नहीं, और उसकी जो ग्रेविटी है, ऑफेंस भी ग्रेविटी है। तो अगर कोई एसपी सोचे, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं, जो वाइट कॉलर लोग कहते हैं, जो सिर्फ जुर्म करके, गुनाह करके, चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंस है, जो इंडिया को डिस्टेबलिश करते हैं इकोनॉमिकली, करेंसी जो फेक आती है, इस किस्म के अपराध करते हैं, जहां कॉन्ट्रैक्ट किलर या मर्डर कर देते हैं, वो ऑर्गेनाइज तौर पे ऑपरेट करते हैं। ये भी एक आपने सुना होगा, देशद्रोह अभी हो गया है, देशद्रोह था, देशद्रोह अभी है, पहले राजद्रोह होता था। क्योंकि ब्रिटिश लोगों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो हम कैरी कर रहे थे सेडिशन, तो उसमें उन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने उठाया था, हम अभी क्या करेंगे, ये है सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत की सुरक्षा की बात होगी, संप्रभुता की बात, ये भी एक चेंज आ गई।
और मैं ये आपको एक पनिशमेंट का तरीका था, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, सुधारना है। कोई शराब पिया है, बाजार में पिया, तो उसको उन्होंने कहा चल तू गुरुद्वारे में सेवा कर, ब्लाइंड होम में चले जाए, इतने पौधे लगा दे वृक्ष। तो इसमें थोड़ा सा अनपेड सर्विस है, उसमें पैसा मुल्जों को नहीं देना है। और कुछ जुर्म है जिसमें जो चोरी है वो 5,000 के नीचे है, अगर तो उसमें भी कम्युनिटी सर्विस का दंड दिया जा सकता है। तो बात ये जो आगे है FIR, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस में, उसमें क्या दिया EFIR और 0 FIR। ये भी अवाल्व हुआ था। बिल्कुल, ये सुभाष गुप्ता जी, रिमांड का, बिल्कुल रिमांड का जी, रिमांड का जैसा अब इसमें आता है रिमांड पर, जैसा आपको याद होगा, हम आप छोटे छोटे थे तो फिल्म आई थी 2 आंखें 12 हाथ, बी शांता कुमार की फिल्म थी, बड़ी रिकॉर्डेबल थी। इसके बाद राजेश खन्ना की फिल्म आई थी दुश्मन, जिसमें गाना था वादा तेरा वादा वादे पे तेरा। उस वक्त ऑनरेबल जज ने, वो ड्राइवर होता है राजेश खन्ना, उससे नीचे किसान आ जाता है, उसकी मौत हो जाती है। अब ऑनरेबल जज जो उसका रोल कर रहे थे, उन्होंने जज सुभाष गुप्ता जी को आदेश दिया, बहुत सोचते रहे कि क्या नया चीज दूं। उन्होंने उसे प्रमाणित हो गया था कि ठीक है 304 जो भी लगती थी, उसने कहा इसको जेल में नहीं भेजेंगे, इसको उस परिवार में, चूंकि उसका कमाने वाला एक किसान था, मर गया, तो उसको घर में भेज दिया कि जा इसकी सेवा कर। हालांकि उसमें काफी ट्विस्ट है। क्या सुभाष गुप्ता जी, ये फिल्म लगभग 30 साल पहले की है। हम आप जरूर फिल्मों के शौकीन, देखनी भी चाहिए, हमारे लिए ही बनी है। और अब तो जब सब OTT में जब बेतहाशा फिल्में आ रही हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इतने योग्य जज रहे हैं, बड़े अच्छे जज से पहले बहुत प्रैक्टिस करते रहे हैं, ये चीजें जब पहले थी, जैसे 2 आंखें 12 फिल्म थी या दुश्मन थी, और ऐसी बहुत सी फिल्में थी, किसी ने ऐसा किया है, उसको आप जेल में न डालिए, सुधार गृह की जगह ये करिए, ये एक अच्छा कदम है, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मगर चलो, हम कहते हैं जब जागो तभी सर, ये सरकार जाग गई। आपका अनुभव बांटना चाहूंगा, जैसा पहले की सरकारें ये काम क्यों नहीं कर पाई जो वर्तमान सरकार ने, पिछले में नरेंद्र मोदी साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे, ये कानून पास कर दिया था, आज से लागू हो गया। क्या वजह थी पहले वाले करने में? दृढ़ इच्छा नहीं थी या कुछ और थी? देखिए, जो आपने कहा कि ये जो कम्युनिटी सर्विस, जो आपने जो बॉलीवुड मूवी का रेफरेंस दिया, तो ऐसी नहीं है। हमारे जज साहब ने, मैजिस्ट्रेट ने कई इस किस्म की पनिशमेंट दी हुई है। जम्मू कश्मीर से दिया कुछ ऐसा जज साहब? एनीथिंग इन जम्मू? किसी ऑनरेबल जज ने जम्मू कश्मीर में ऐसा दिया? जो आप कहते हो कम्युनिटी सर्विस वाली, जी, इसमें भी हुई होगी, मैं पक्की तौर नहीं कह सकता, क्योंकि जो चेंज हुई है ना लॉ की, ये जजमेंट से ही निकलती है। जो चेंज हुई है, जो आज इस गवर्नमेंट ने किया है, तो जो आपने कहा जब जागो तब सवेरा, हमें तो इसमें ऐसी बातें हैं। तो जो रिमांड का बात है, रिमांड की एक चर्चा, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने सुना होगा कि एक नैरेटिव पॉलिटिकल है, मोटिवेटेड है, कैसा है, क्या नैरेटिव सेट किया है कि भाई 60 दिन जमानत ही नहीं होगी अगर कोई फंस गया तो, और 90 दिन रिमांड रहेगा, और पुलिस रिमांड 90 दिन चल सकता है। ऐसी बात नहीं है। मैं पहले ही बात कर चुका हूं, 15 दिन का टोटल रिमांड है, 15 दिन का पुलिस रिमांड। और पुलिस वर्ड इस जो सेक्शन है 187, जो कॉरस्पॉन्डिंग 167 की थी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बनने जा रही है। बिल्कुल, तो उसमें बिल्कुल वही 15 दिन। हाँ, रेंज बढ़ाई है। रेंज क्यों बढ़ाई है? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और ऐसे भी एक्सपीरियंस किया है, कई बार साक्ष्य नहीं होती, एविडेंस नहीं होती पहले 15 दिनों में, तो उन्होंने रेंज बढ़ा दी रिमांड की। तो भाई उस वक्त उन्होंने जुडिशियल लॉक में भेज दिया, रिमांड पीरियड 15 ही है पुलिस का, 4 दिन लिया, भेज दिया, उसके बाद एविडेंस आ गई, और कस्टोडियल इंटेरोगेशन करनी है एक्यूज की, कोई सीजर करना है, रिकवरी करनी है, सर्च करनी है,
तो उस वक्त अक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में ले लिया। तो इसमें भी अच्छी बात है, एक एफआईआर रजिस्टर होती थी। आपने ये एफआईआर की बात की, आपने ये बात होगी आपके पास 0 एफआईआर की। तो एक एफआईआर जब एक तो पुलिस लगाती थी कॉग्निटिव ऑफेंस में, एक जज साहब ऑर्डर करते थे, मैजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर करते थे, वो लगानी ही पड़ती थी पुलिस को और इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता। उसमें चेंज लाई, वो एक फ्लड गेट खुल गया था, पंडोरा बॉक्स खुला, झूठी एफआईआर भी चलती थी। तो वो भी जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जजमेंट आई, तो उसमें क्या किया इन्होंने, कहा कि जो पुलिस ऑफिसर है वो पीई कर सकता है, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, सच्चाई पता कर सकता है। कई बार होता है पैसे का लेन देन का मामला होता है कोई, तो उसमें वो 420 वगैरह, तो वो सारी प्रक्रिया 14 दिन की वो कर सकता है, फिर वो एफआईआर लगा सकते हैं वो डिप्टी एसपी के। तो ये काफी फेयरनेस आई है। और जो एक वीमेन जो ये कहते हैं ना, जो सेंसिटिव कानून भी आया है, अगर कोई औरत वीमेन कोई एफआईआर लगाती है तो उसकी रिपोर्ट जो लिखनी है उसके रेजिडेंस पे लिखनी है जहां सेक्सुअल ऑफेंस होता है। वो नहीं है कि भाई पुलिस स्टेशन आएगी, जहां वो कहीं अपनी चॉइस में, तो किसने लिखनी है? वीमेन पुलिस ऑफिसर, वीमेन पुलिस ऑफिसर ने लिखनी है। अगर वीमेन पुलिस ऑफिसर नहीं तो किसी और ऑफिसर ने लिखनी, फिर ऐसा ही, और उसको इमीडिएट मेडिकल करवाना है और जज के पास, मैजिस्ट्रेट के पास एफआईआर जब इन्वेस्टिगेशन उसका बयान लिखना है। तो मतलब जो, ताकि ये जो प्रिजर्व रहा। और एक और टेक्नोलॉजी की बात हो गई है, कोई भी आपने बड़ा जुर्म है 10 साल से ऊपर, उसकी इन्वेस्टिगेशन एफएसएल टीम जाएगी, वो उसमें सारी टेक्नोलॉजी वीडियोग्राफी होगी। और जो मेंटली रिटार्डेड लोग हैं, जो स्पेशली चैलेंज्ड लोग हैं, जैसे डफ एंड डम है, जो मेंटली इल है, उनकी एफआईआर एजुकेटर होगा, क्योंकि उन्होंने इशारे करने हैं, उनकी वो एजुकेटर इंटरप्रेटर उसको करेगा, उसकी एफआईआर वैसे लगी। तो ये सर काफी फेयरनेस आया है, काफी। हाँ, मगर जैसा, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं आपके साथ कार्यक्रम में बड़ा जानकारी मिलती कि गागर में सागर भरे। अभी जैसे आपने जैसा बताया, और ये भी है, फॉरेंसिक विशेषज्ञ जाएंगे, देखेंगे, और जैसा कानून अगर कहीं कुछ भी होता, अपराध होता, तो फॉरेंसिक लैब जो उसका एक्सपर्ट, वो बहुत जल्दी क्विकनेस कर सकते हैं। मगर जैसा आपने तो लंबा समय जम्मू कश्मीर में, शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जो जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट थे, आपने वहां कमान ना की हो। आपका अनुभव लेना चाहूंगा, जैसा ये फॉरेंसिक विशेषज्ञ बना लिए गए, मगर अगर हम बात करें, हमारी जम्मू कश्मीर में फॉरेंसिक लैब है, वो तो एक कह लीजिए कि सफेद हाथी है, उसके अंदर ज्यादा नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इसके लिए बहुत कम है। जज साहब, यही बात नहीं, जज साहब, मैं आपको एक इसमें, मैंने एज ए डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट, मैंने जब नॉर्दर्न कमांड के 16 कोर में, जब कोर कमांडर थे पीछे, मैंने जब उनसे बात की थी और मैंने एक सवाल किया था, मैंने कहा था कि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते बिकॉज आप इस पे पता ही नहीं है। वो थी डॉक्टर साहब डीएनए की रिपोर्ट। इस बात को डिफेंस मिनिस्ट्री ने बड़ा सीरियस लिया। अब डॉक्टर साहब, यहाँ जितने आतंकवादी मारे जाते हैं उत्तरी कश्मीर में, डॉक्टर साहब जो कश्मीर में मारे जाते हैं वो सारे आतंकवादी जो विदेशी होते हैं, दूसरे होते हैं, नॉर्थ कश्मीर में एक जगह है वहां उन्हें दफनाया जाता है। और जो इस्लाम का कानून है, जब उनको दफनाते हैं इस्लामिक प्रक्रिया से, तो जो मौलवी होते हैं वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये अमानत है, ये नहीं कि कभी भी बॉडी एग्जॉस्ट की जा सकती है। हमारे साथ, और जज सुभाष गुप्ता जी, हमारे साथ कितना दुर्भाग्य हुआ, एयरफोर्स में अटैक हुआ, हमने डेड बॉडियां रखी पठानकोट में बिकॉज दे वर नॉट हैविंग अ मच फैसिलिटी ऑफ द मॉर्चरी रूम। और जब पाकिस्तान की टीम आई थी देखने, उसमें आईएसआई के भी लोग थे। हमने जज साहब वो बॉडियों को थोड़ी दिनों बाद दफना दिया, हमने डीएनए नहीं किया। अब जज साहब अभी भी डीएनए नहीं हो रहा, डिफेंस में नहीं हो रहा है, यहाँ के अपराधियों का नहीं हो रहा है। जज साहब, आज एक अपराधी घटना करता है, जैसे ये कठुआ में एक कांड हुआ, हमारे पीएसआई शहीद हो गया। अब जैसा उसकी पहले से हमने डीएनए किया होता,
रिकॉर्ड में होता, कोई और अपराधी मारा जाता तो फॉरेंसिक होता है, कुछ भी नहीं है। ये ऑफ कोर्स खुशी की बात है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में फॉरेंसिक लैब बहुत बड़ी बनने वाली है, जो जैसा ना केवल बिकॉज आई एम एफिलेटेड, आपको पता है, एम्स के साथ, ना केवल जम्मू कश्मीर उत्तर भारत और जैसा उसमें हमारा चाहे पंजाब है, हिमाचल है या लद्दाख है, इसमें फॉरेंसिक लैब बहुत कुछ करेगी। मगर जज सुभाष गुप्ता साहब, जब हमारे पास इक्विपमेंट ही नहीं है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, तो इसकी भी सर, इसका भी ख्याल रखा गया है प्रोविजन में। उन्होंने कहा जी, हाँ, दर्शक जानना चाहेंगे, बिल्कुल दर्शक जानना चाहेंगे जी। बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप बड़ा डीप जाते हो, मैंने देखा आप बड़ा डीप जाते हो और बात को कि ये आप बात बिल्कुल ठीक है। उसमें 5 साल का टाइम दिया है गवर्नमेंट को कि 5 साल में डेफिशिएंसी कर लो, और आपने सुखा होगा होम मिनिस्टर को, उन्होंने कहा कि हम एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे फोरेंसिक साइंस की, ज्यादा भर्ती करेंगे, और 5 अगर आपके पास नहीं है, जैसे आप तो एम्स में कह रहे हो ना, पूरा एक लेबोरेटरी बनने जा रही है, तो उन्होंने कहा कि 7 वाली स्टेट से आप असिस्टेंस ले सकते हो पहले 5 साल, जब जज कानून लागू होगा। हाँ, बिल्कुल टाइम है, ये टाइम लगेगा, क्योंकि कानून बनते हैं जो उनकी इन्फोर्सबिलिटी बनती है, और टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया है कि इन्वेस्टिगेशन इतने टाइम पे होगी, इतनी ग्रेविटी के ऑफेंस की, और ट्रायल में भी किया है कि चार्ज इतने देर मैजिस्ट्रेट लगाएगा, जज लगाएगा और फैसला देगा, तो टाइम फ्रेम है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी इंडिपेंडेंट होनी पड़ेगी, जो आपने फोरेंसिक वाली बात की, और अलग होनी, और इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होने चाहिए। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लॉ एंड ऑर्डर में रहते हैं, और आपने देखा है पूरा इन्वेस्टिगेशन सालों लग जाती है, ट्रायल सालों लग जाता है, और बिल्कुल डिलेड जस्टिस डिनाइड, जो आप बात करते हो। बिल्कुल जैसा, क्योंकि समय बड़ी तेजी से दौड़ता है, मैं आपसे महत्वपूर्ण खजाना लेके ज्ञान का बांटना चाहता हूँ। जैसा कुछ समय पहले ही हमारे आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक और कानून बनाया था, जो दुर्घटनाएं होती हैं, कुछ नए कानून बनाए थे, उसमें अच्छी कुछ सजाएं रखी थी, मगर अभी उसको अमली जामा पहनाना था कि इसका जबरदस्त विरोध देश में हो गया, ट्रांसपोर्टरों ने हड़तालें कर दी, सब कुछ ठप हो गया। इसके बाद सरकार कहती क्या करे, उसने चुप हो गई। मैं जानना चाहूंगा आपका असीम अनुभव। एग्जैक्टली तो क्या जज सुभाष गुप्ता जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भी कुछ ऐसे कानून है, लागू तो हो गए हैं, मगर इसका कहीं एक बार फिर से अलग अलग जगह से विरोध हो, जैसे सड़क दुर्घटनाओं में ड्राइवरों के लिए हुआ था, और नितिन गडकरी जैसे बड़े ऑनरेबल मिनिस्टर आज भी उसी विभाग में हैं, क्या वो इसको लागू कर पाएंगे या आवाम के? जी सर, जो देखिए, जो सेक्शन है, जो वो नेग्लिजेंस रिलेटेड है, डॉक्टर्स को अलहदा किया गया है, उसमें उनकी सजा का प्रावधान अलहदा किया, थोड़ा किया है, और जो ये वाली बात ऐड की है, ये उन लोगों पे की है, ये जरूरी ट्रक ड्राइवर्स तक नहीं है, कमर्शियल व्हीकल तक नहीं है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल तक नहीं है, ये सभी पे किया था। क्या था कि अगर कोई घटना करके भाग जाता है, बंदे को उठाता नहीं है, हॉस्पिटल नहीं ले जाता, लेकिन ये सारी साबित करने की बात है, तो उसमें सजा बढ़ाई गई है। ट्रक तक नहीं है, आम आदमी, आम ड्राइवर भी होता है, आम आदमी के लिए। तो जैसा आप कह सकते हैं, जैसा चूंकि बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जज सुभाष गुप्ता जी, मैं आपको यहाँ धन्यवाद देते हुए फिर आपसे एक आश्वासन चाहता हूँ, महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं आप जैसे योगी सेवानिवृत्त देंगे, और तभी मीडिया के माध्यम से लोगों को प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का दायित्व करके। जैसा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः ये फिर करेंगे। थैंक यू जज साहब, नमस्कार।